फ्रेंड्स, मैं शारदा थानवी आज अपने YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के अंतर्गत खंड ब में जो हमारे एक लास्ट वीडियो बचा था बच्चों 56 से लेकर के आतंकवाद के कोई 2 कारण लिखिए, नस्लवाद से प्रभावित राज्यों के नाम लिखिए, आतंकवाद के मनोवैज्ञानिक तत्व क्या हैं। ये सारे के सारे 70 एक क्वेश्चन हमारे पास में बचे हुए हैं, जिसमें से मैंने आपको 70 क्वेश्चन में से मैंने आपको तकरीबन 55 क्वेश्चन मैं आपको पहले अपने वीडियो में करवा चुकी हूँ। 3 से 4 भाग इसके यूट्यूब पे आ चुके हैं। आज के इस वीडियो में मेरे आपके पास में 56 से लेकर के 70 तक के क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बच्चों वो मैंने बार बार नहीं करवाए हैं, इसलिए क्वेश्चन की नंबरिंग में कुछ एक चेंज आएगा, लेकिन क्वेश्चन वो के वही है। ध्यान से पढ़िएगा। देखिए आपके पास में 55 नंबर क्वेश्चन है। ये शायद मेरे पहले वाले वीडियो में आ गया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट करवा देती हूँ। नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों के नाम लिखिए। भारत में सक्रिय आतंकवादी संगठनों की प्रकृति एक जैसी नहीं रही है। झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के नक्सली आतंकी गिरोहों की आतंकवादी कार्यवाहियों का स्वरूप पृथकतावादी गिरोहों की कार्यवाहियों से भिन्न होता है। यानी कि ये जो है आपके पास में आए हैं, झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़, ये सारे के सारे नक्सल आतंकवाद से प्रभावित राज्य हैं। आपके पास में 56 है। देखिए क्वेश्चन, आतंकवाद के मनोवैज्ञानिक तत्व क्या हैं? आतंक अपरिहार्य रूप से एक ऐसी रणनीति है जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर आधारित होती है। इसके प्रमुख तत्व निम्न है। पहला है देखिए फर्म द्वारा प्रचार करना, दूसरा अभित्रास यानी कि डराना, धमकाना, उकसाना, अस्त व्यस्तता व अराजकता, उथल पुथल व संघर्ष। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों हम। देखिए भ्रष्टाचार को रोकने के 2 उपाय लिखिए। भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय हैं, देखिए नागरिकों को सरकारी निर्णयों, प्रक्रियाओं एवं गतिविधियों को जानने का अधिकार होना चाहिए। सरकारी निर्णयों में कम से कम गोपनीयता होनी चाहिए। अधिकांश मामले पारदर्शी होने चाहिए। इसके अलावा है भ्रष्ट लोक सेवकों की गलत तरीके से अर्जित की गई संपत्ति कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत जब्त कर लेनी चाहिए। इसके पूर्व राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की पूरी तरह जांच पड़ताल की जानी चाहिए। अतः दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को त्वरित न्याय प्रक्रिया द्वारा कठोर दंड दिए जाने की आवश्यकता है। 58 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। देखिए भ्रष्टाचार के कोई 2 दुष्परिणाम लिखिए। भ्रष्टाचार के दुष्परिणामों में आते हैं अत्यंत भयावह और डरावने होते हैं। जो भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम है वो पहला है, देखिए भ्रष्टाचार के कारण सार्वजनिक निर्माण कार्यों का स्तर घटिया होता है। जो पुल का निर्माण है, किसी टावर वगैरह का निर्माण है, ये अत्यंत घटिया तरीके से कर देते हैं और इसका खामियाजा इसको भुगतना पड़ता है आम जनता को, तथा अनेक बार ये कार्य केवल कागजों पर ही होकर के रह जाते हैं। इसके कारण योग्य व निष्ठावान व्यक्तियों को समुचित अवसर भी नहीं मिल पाता। भ्रष्टाचार के परिणाम स्वरूप गरीब व्यक्तियों के जीवन जीने के प्राकृतिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे समाज में आर्थिक विषमता पनपती है। अमीरी गरीबी की खाई अधिक चौड़ी होती है। अतः भ्रष्टाचार दीमक की तरह है जो किसी भी राष्ट्र की जड़ें खोखली कर देता है। 59 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। देखिए राजनीतिक समाजीकरण के मुख्य साधन क्या क्या है? राजनीतिक समाजीकरण एक होता है समाजीकरण, मतलब जो समाज के अंदर की जो गतिविधियां हैं वो व्यक्ति जब सीखने लग जाता है तो उसको कहते हैं हम समाजीकरण। यह है राजनीतिक समाजीकरण। राजनीतिक समाजीकरण के साधन अभिकरण। देखिए व्यक्ति में राजनीतिक समझ विकसित करने के लिए समाज में अनेक संस्थाएं होती हैं। परिवार प्रथम पाठशाला मानी जाती है किसी भी व्यक्ति की। इसमें बालक आज्ञा को स्वीकार करता है परिवार में, जिससे उसमें सत्ता का बोध होता है। बच्चों को जब खुद बच्चा पैदा होता है तब उसको पता थोड़ी चलता है कि राजनीतिक पार्टी कौन सी है, क्या है, लेकिन बड़े बूढ़े जो उसको बताते हैं कि हाँ, बड़े बूढ़े जो कहते हैं उसी के अनुसार वो उस राजनीतिक पार्टी का चयन कर लेता है। तो ये परिवार पहली पाठशाला है राजनीतिक समाजीकरण की। दूसरा आता है आपके पास में शिक्षण संस्थाएं। बालक परिवार में जिन राजनीतिक अभिवृत्तियों को आत्मसात करता है वे शिक्षण संस्थाओं में और अधिक दृढ़ बन जाती हैं। उसके बाद में तीसरा नंबर है आपके पास में राजनीतिक दल। ये अपनी नीतियों, विचारधाराओं, कार्यक्रमों के माध्यम से समाजीकरण का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। विचारों के अनुरूप समाजीकरण के लिए स्वतंत्र भी हैं। चौथा नंबर है आपके पास में राष्ट्रीय प्रतीक। विभिन्न राष्ट्रीय प्रतीकों के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था व आदर्शों के प्रति नागरिकों में आस्था के भाव पैदा किए जाते हैं। 5 नंबर है जनसंचार के साधन। वर्तमान में टीवी, न्यूज, रेडियो आदि व्यक्ति के राजनीतिक ज्ञान व विचारों को दिशा देने के माध्यम बन चुके हैं। भारत में चुनाव आजकल मीडिया के दफ्तरों से लड़े जाते हैं क्योंकि वे कार्यक्रमों से जनमत को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक संस्कृति के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? राजनीतिक संस्कृति के प्रकार हैं, देखिए कौन कौन से। राजनीतिक विज्ञान के विद्वानों ने भिन्न भिन्न आधारों पर राजनीतिक संस्कृति के प्रकारों को भिन्न भिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया है।
पहला है संख्या, शक्ति और सहभागिता के आधार पर राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण। बहुत अलग अलग तरीके से बताया है राजनीतिक संस्कृति के, हमारे को केवल 2 ही प्रकार पूछे हैं, तो हम बता रहे हैं संख्या, शक्ति और सहभागिता के आधार पर राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण केवल 2 ही आधार पर किया गया है। एक है अभिजन संस्कृति, एक है जन संस्कृति। अब अभिजन संस्कृति क्या है? वे लोग जो सत्ता में होते हैं, सरकारी निर्णयों में सहभागी एवं उत्तरदायी भी होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अभिजन वर्ग कहा जाता है। अभिजन संस्कृति के मूल्य राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े होते हैं और इसी आधार पर उसकी कार्यकुशलता निर्भर भी करती है। अब आता है आपके पास में जन संस्कृति। इन लोगों के हाथ में न तो सत्ता होती है, न ही सरकारी निर्णयों में इनकी विशेष सहभागिता होती है। जन संस्कृतियां सदैव अनेक तथा असमरस होती हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्वों के नाम लिखिए। राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व हैं, देखिए बच्चों, सबसे पहला है इतिहास, दूसरा है सामाजिक आर्थिक परिवेश, तीसरा है धार्मिक विश्वास, चौथा विचारधारा, पांचवा है भौगोलिक परिस्थिति। तो ये हुए हमारे पास में 61 नंबर क्वेश्चन। अब हम आगे करेंगे 62 से 70 तक। आगे 62 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, देखिए ये है राजनीतिक संस्कृति के मुख्य विचारक कौन कौन से हैं। राजनीतिक संस्कृति के मुख्य विचारक देखिए बहुत से विचारक हैं जिन्होंने राजनीतिक संस्कृति के ऊपर परिभाषाएं दी है, राजनीतिक संस्कृति का पूर्ण विश्लेषण किया है। इसका उत्तर देखिए, राजनीतिक संस्कृति को आमंड ने कार्य के प्रति अभिमुखीकरण कहा है, डेविड रिस्टन ने पर्यावरण कहा है, स्पीरो ने राजनीतिक शैली नाम से उद्धृत किया है। यानी कि इन तीनों ने ही राजनीतिक समाजीकरण के लिए, संस्कृति के लिए लिखा है। एलन बॉल ने अपनी पुस्तक आधुनिक राजनीति और सरकार में राजनीतिक संस्कृति को परिभाषित भी किया है। इसी प्रकार आमंड और पावेल, लुसियन पाई, सिडनी वर्मा ने भी राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित किया है। ग्रेबियन, आमंड व सिडनी वर्मा ने अपनी प्रसिद्ध रचना द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस में राजनीतिक संस्कृति व लोकतंत्र के मध्य संबंधों को प्रस्तुत किया है। राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण के आधार पर आमंड व वर्मा ने 3 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति बतलाई है। राजनीतिक संस्कृति के आधार पर आमंड ने 4 राजनीतिक संस्कृतियों का उल्लेख भी किया है। इनके अतिरिक्त राजनीतिक संस्कृति के अन्य विचारकों में फाइनर आता है, वाइसमैन आता है, हिंज यूलाउ का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। तो आपके पास में देखिए ये बड़ा क्वेश्चन करवा दिया है। इसके अंदर से आप केवल शॉर्ट अगर 30 शब्दों का ही लिखना है तो केवल आप क्या लिखेंगे? राजनीतिक विचारकों के नाम ही लिखेंगे, जिनमें आपको लिखना है किनका? आमंड का नाम, डेविड रिस्टन का नाम, फाइनर का नाम, एलन बॉल का नाम, सिडनी वर्मा का नाम, लुसियन पाई है, आमंड और वर्मा है, सिडनी वर्मा हो गई, और वाइसमैन हो गया, फाइनर आ गया, हिंज यूलाउ का नाम आ गया। तो इनका नाम आप लिख सकते हैं ये क्वेश्चन। और अगर इस तरीके से आपने बड़ा क्वेश्चन लिखा, बड़ा याद किया, तब भी गलत नहीं होगा। आमंड ने अगला क्वेश्चन है आपके पास में 63 नंबर क्वेश्चन, देखिए आमंड ने कितने प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों का उल्लेख किया है, नाम लिखिए। आमंड ने राजनीतिक व्यवस्थाओं के आधार पर 4 प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों का उल्लेख किया है। सबसे पहली है आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों में सामंजस्यकारी उदारवादी मूल्यों वाली लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति। दूसरा नंबर है महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक संस्कृति, फ्रांस है, जर्मनी इत्यादि देशों में कई उप संस्कृतियां और परिणाम स्वरूप हिंसात्मक संघर्ष से उत्पन्न राजनीतिक संस्कृतियां भी दृष्टिगोचर होती हैं। तीसरा नंबर है गैर पश्चिमी अथवा पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था, एशिया तथा अफ्रीका के अनेक पूर्व उपनिवेश जहां औद्योगिक आर्थिक विकास और लोकतंत्र अभी भी नवजात या अल्प विकसित अवस्था में है। चौथा नंबर है सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था, इस प्रणाली में व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होती, लोकतंत्र के प्रति उपहास इनका आधार है। इनका संचालन एक ही विचारधारा वाला राजनीतिक दल करता है, जैसे एशिया है, अफ्रीका है, सैन्य तानाशाही व चीन, उत्तर कोरिया साम्यवादी देश। 64 नंबर क्वेश्चन है राजनीतिक सहभागिता के 2 अभिकरणों के नाम लिखिए। राजनीतिक सहभागिता के 2 अभिकरण है यानी कि साधन है, पहला है आरंभक, दूसरा है प्रत्याहन। आरंभक मतलब होता है प्रस्ताव तैयार करना। प्रतिनिधि लोकतंत्र के अंतर्गत यह व्यवस्था या प्रथा कि स्वयं मतदाता किसी कानून या संविधान संशोधन का प्रारूप तैयार करके उसे विधानमंडल के पास विचार और मतदान के लिए भेज सकता है। इस प्रस्ताव पर मतदाताओं की निर्धारित संख्या के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। यह प्रणाली स्विट्जरलैंड में विशेष रूप से प्रचलित है।
भारत में नागरिकों को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से संसद में निजी विधेयक पेश करने की छूट है। इसके साथ ही जन समर्थन से अथवा हस्ताक्षर अभियान चलाकर नागरिक सीधे सरकार को भी नए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा नंबर है प्रत्याहन, यानी कि प्रतिनिधि वापस बुलाना। संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत यह व्यवस्था या प्रथा कि मतदाता अपने चुने हुए प्रतिनिधि को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही पद से हटने के लिए विवश कर सकते हैं। इस प्रस्ताव पर मतदाताओं की निर्धारित संख्या के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। यह प्रणाली स्विट्जरलैंड में विशेष रूप से प्रचलित है। 65 नंबर क्वेश्चन है आपके पास में, राजनीतिक उदासीनता का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका उत्तर है, देखिए, राजनीतिक उदासीनता, उदासीन व्यक्ति से तात्पर्य रुचि के अभाव से होता है। जिसको किसी विषय में रुचि नहीं है वो है उदासीनता। सामाजिक व्यक्ति अथवा विशेष रूप से व्यक्तियों, स्थितियों, परिवेश के प्रति लगाव न होने के कारण व्यक्ति उदासीन रहता है। ऐसा व्यक्ति राजनीतिक गतिविधियों में निष्क्रिय एवं उनसे दूर रहता है। राजनीतिक उदासीनता के निम्न कारण हो सकते हैं। जब व्यक्ति यह समझ ले कि राजनीतिक सक्रियता उसके जीवन के लिए खतरा है और उससे उसके व्यक्तित्व का अवमूल्यन हो सकता है। यदि व्यक्ति राजनीतिक विषय को अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण एवं आकर्षण नहीं मानता हो तो भी वह निष्क्रिय हो जाता है। यदि राजनीतिक गतिविधियों को सारहीन एवं अर्थहीन मान लेता है तो भी वह राजनीतिक सहभागिता से निष्क्रिय हो जाता है। जन सामान्य की नीति निर्माण, राजनीतिक गतिविधियों के प्रति रुचि न होना राजनीतिक उदासीनता का मुख्य कारण है। तो ये हुए हैं आपके पास में 65 क्वेश्चन। अब हमें केवल 2 मात्र क्वेश्चन और करने, मतलब मैं अगर कहूँ तो रिपीट जो क्वेश्चन है उनको छोड़ दिए हैं, तो 70 क्वेश्चन आपके इसमें पूरे हो जाएंगे। 66 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, देखिए, राजनीतिक सहभागिता के 2 स्वरूपों का नाम लिखिए। इसके अंदर इसका उत्तर है, सैद्धांतिक रूप में राजनीतिक सहभागिता के 2 स्वरूप हैं, विकास परक और लोकतांत्रिक। इसके अतिरिक्त इसमें अन्य तरीके भी स्वीकार किए जा सकते हैं। 2 स्वरूप तो हैं, राजनीतिक सहभागिता के, विकास परक हो गया, एक लोकतांत्रिक हो गया। इसके अतिरिक्त भी जो 2 अन्य तरीके हैं उसको भी स्वरूपों में हम शामिल कर सकते हैं, जिससे इस प्रक्रिया को जिन्हें इस प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकता है। एक आएगी सामुदायिक गतिविधि, दूसरा आएगा सरकार और नागरिकों के बीच सक्रिय परस्पर क्रिया। सामुदायिक गतिविधि में देखिए, इसके अंतर्गत समुदाय के सदस्य किसी भी सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करते हैं। जब कोई नागरिक जलसे, जुलूस, विरोध प्रदर्शन, धरना, हड़ताल या बहिष्कार की गतिविधियों में हिस्सा लेता है तो इस कार्यवाही को भी राजनीतिक सहभागिता की अभिव्यक्ति मान लिया जाता है। दूसरा नंबर है सरकार और नागरिकों के बीच सक्रिय परस्पर क्रिया। यह 2 तरफा गतिविधि है। जब एक पक्ष क्रिया करता है तो दूसरा पक्ष उसका प्रत्युत्तर देता है। अब देखिए, आपके पास में लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है प्रश्न बैंक का, खंड ब का, राजनीतिक सहभागिता के कोई 2 लाभ लिखिए। आपको पूरी पुस्तक में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर आप पुस्तक में अगर समझ गए लैंग्वेज को तो आप मिल जाएगा, आपको नहीं समझे तो आप उसके अंदर चक्कर खाते रहेंगे कि वास्तव में पूछा क्या है। अब देखिए, राजनीतिक सहभागिता के कोई 2 लाभ लिखिए, यानी कि जो राजनीतिक सहभागिता का महत्व है वही इसका लाभ है। तो राजनीतिक सहभागिता के 2 लाभ आपकी गाइड में, आपकी पुस्तक में काफी सारे दे रखे हैं, केवल यहाँ पर 2 ही पूछे इसलिए 2 ही बता रहे हैं। राजनीतिक सहभागिता के 2 लाभ है, राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति का निर्धारण। शासन प्रक्रिया में राजनीतिक व्यवस्था ज्यों-ज्यों कम होती जाती है त्यों-त्यों राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में परिवर्तन आता है। पूर्ण सहभागिता की स्थिति सर्वोत्तम एवं पूर्ण अलगाव की स्थिति उचित नहीं है। दूसरा नंबर है आपके पास में, विकसित व विकासशील एवं अल्प विकसित राज्यों की तुलना संभव। राजनीतिक सहभागिता के माध्यम से विकसित व विकासशील एवं अल्प विकसित राज्यों की तुलना की जा सकती है। विकसित राज्य अपनी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं, क्योंकि इस व्यवस्था से उनको अधिक लाभ नहीं होता है, अतः उससे उनके हित जुड़े होते हैं। विकासशील एवं अल्प विकसित राज्यों में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जन सामान्य की प्रतिबद्धता अधिक नहीं होती है, क्योंकि उस व्यवस्था से उनको अधिक लाभ नहीं होता, उनकी राजनीतिक सहभागिता भी सीमित होती है। तो ये हुए आपके पास में राजनीतिक सहभागिता से संबंधित कि राजनीतिक सहभागिता से क्या लाभ है। इससे संबंधित मैंने अपने इस वीडियो में आपको खंड ब के अंतिम 14 क्वेश्चन पूरे करवा दिए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिल सके। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।